क्या बात है, 6.1 जैसी छोटी सी एक्सरसाइज हमने यूं खत्म कर दी और अब हम आ गए हैं बुक कहती है कि सेक्शन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 6.2 से पहले एनसीईआरटी क्या क्या सिखाना चाहती है हमें। मजा आ रहा है? जी हाँ, मुझे जो कमेंट्स मिल रहे हैं उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमने पहली बार ये स्वाद चखा है सेल्फ स्टडीज का, और स्पीकिंग चॉक्स ने ये बहुत ही आसान बना दिया है। खास तौर से बुक कहती है का सेक्शन, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। आज एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, कल सारी पॉपुलर बुक्स करेंगे, और इससे ये फायदा होता है कि स्टूडेंट अब खुद पढ़ने लगा है और खुद बन रहा है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। जी हां, यही तो है आपका भविष्य। तो स्वागत है आशा विद अभि में। आशा यानी अब सब समझ आएगा विद योर फ्रेंड अभिषेक, जिसको आप बोलते हैं ए बी, अभिषेक भैया। ठीक है, तो दोस्त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक कहती है कि सेक्शन में क्या छुपा बैठा है 6.2 से पहले। ठीक है, 6.2 से पहले एनसीईआरटी बताती है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल सीखो। व्हाट्स सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल? भाई सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन तो उन्होंने बता दिया 6.1 से पहले, जहां पे उन्होंने बताया कि भाई कोई भी 4 साइडेड फिगर को वो शैडो बना के, वो एक्टिविटी याद है ना, शैडो बना के, और वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल और सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल। करेक्ट वर्ड्स में बोलूं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो भाई ट्रायंगल ने क्या बिगाड़ा है? ट्रायंगल भी तो पॉलीगन ही है ना। ठीक है, पॉलीगन मतलब मैनी साइडेड फिगर, और अगर क्लोज फिगर बनानी है तो 3 साइड तो कम से कम होनी पड़ेगी, 2 साइड तो खुली रह जाएंगी, है ना। तो ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल के बारे में मैं आपको छोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं 2 4 6। आप बोलेंगे ठीक है सर आगे बताइए, लेकिन आगे कैसे बताऊं, ये ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। 2 4 6 मतलब ये 2 ये 4, अब ये 2 और 4 ये 6 के सामने जब आएंगे तो जुड़ने से पहले भुक बैठ जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों की लेंथ इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये ट्रायंगल बनेगा ना। तो ये मैं ले लेता हूं 2 4 6 की जगह 2 7 6। ओके, अब इससे हमें पता चला a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन c, मतलब सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ट्रायंगल बनेगा तब तो हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, और यह बात हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दोस्त ने खोज के निकाला है आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो पता नहीं चलता कि इसके ऊपर क्वेश्चन है, राइट। तो एक ट्रायंगल है, सपोज करिए मिल गया है, बन गया है। अब हम 2 ट्रायंगल बना रहे हैं और हम देखेंगे कि वो सिमिलर है कि नहीं। भाई देखने में तो एक जैसा बना देता हूं मैं पहले। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, और एंगल ए को मैंने कर दिया है एंगल पी के बराबर, एंगल बी को मैंने कर दिया है एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी को मैंने कर दिया है एंगल आर के बराबर। इसको मैंने बोला है लेट्स से 2, इसको बोला है 7, इसको बोला है 6। तो ये हो गए आपके 2 से 4, ये हो गए 14, और ये हो गए 6 से 12। तो अब आप देख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं बराबर, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जी हां कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनल। दैट इज, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये मैं छोटा था थोड़ा सा, प्रोपोर्शनल का मतलब समझने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ जाती थी। आप में से भी मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, और मैं आपके साथ हूं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये दिक्कत अभी खत्म कर देते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब ये है ए बी, ओह ए बी तो मैं भी हूं और ये है पी क्यू। तो इनका एक प्रोपोर्शन है। कहते हैं ना यार उसकी ना हाइट मेरे से 1.5 गुना है, उसकी सैलरी मुझसे दुगनी है, उसकी पॉकेट मनी मुझसे हाफ है। तो ये जो हम बोलते हैं ये हम रेशियो बताते हैं। क्या बताते हैं? रेशियो। तो यहां पे भी इन दोनों साइड्स का रेशियो है 2:4, जिसको मैं बोलूंगा 1:2। तो ये हुआ रेशियो। अब अगर ये रेशियो इन 2 साइड्स का है, तो यही रेशियो अगर सबका हो जाए तो हम बोलेंगे सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है। बोलेंगे सेम रेशियो में है, दैट इज 1/2। या फिर हम बोल देंगे सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ही यही है कि रेशियो सेम है। क्लियर? प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि रेशियो सेम है। तो भाई ट्रायंगल्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाए इक्वल,
और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएं सेम रेशियो में, या फिर उसको हम बोलते सीधा प्रोपोर्शनल, तो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं। भाई पूरा चैप्टर पढ़ा है सिमिलैरिटी पढ़ने के लिए, आराम आराम से हौले हौले आगे बढ़ेंगे और आराम से सीखेंगे इसको कि भाई क्या है सिमिलैरिटी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, क्योंकि एक आ रही है एक बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ी सी थ्योरम जिसके लिए ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी नहीं पढ़ते आप, अरे यार आप मिस कर रहे हैं बहुत कुछ जी। एनसीईआरटी इतनी खूबसूरत बुक है कि एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ कुछ बताती है और हमारे चक्षु खोलती है जी, दिमाग के द्वार खुल जाते हैं एक्टिविटीज को देख के, और हमें आगे आने वाली थ्योरम्स वगैरह 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 अच्छे से समझ में आने लग जाती है। इस बुक का एक भी वर्ड मिस नहीं किया जा सकता मिस्टर एंड मिस, इस बुक का एक भी वर्ड मिस नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्पीकिंग टॉक्स ने बनाया है, बुक कहती है, और हम चाहते हैं कि आप इस बुक का एक एक शब्द समझें और खुद समझें जी, हम ना समझाएं, खुद समझे। एक्टिविटी 2 देखिए क्या कहती है, कहती है कि कोई भी एक एंगल बनाओ एक्स से वाई, तो बना दिया भैया एक्स ए वाई, ठीक है, एक्स दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है और वाई नजर आ रहा है, तो ऐसे कोई भी एक एंगल बना दिया एक्स से वाई। ऑन वन आर्म ए एक्स का जो आर्म है ना ये ए एक्स, उस पर क्या करना है, मार्क पॉइंट्स पी क्यू डी आर एंड बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू आर बी। तो ये पी क्यू डी आर बी, आई डोंट नो वाई दे हैव टेकन इट पी क्यू आर डी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ए के बाद इन्होंने बी लिया और पी क्यू फिर डी क्यों लिया पता नहीं। ओके, सो पी क्यू डी आर इन्होंने लिया, ये सारे बराबर बराबर के डिस्टेंस पे, तो इसमें कुछ नहीं करना यार, यहां पे एक स्केल रख लो ऐसे, और इससे 1 इंचेस पे या 1 सेंटीमीटर पे लाइन बनाते जाओ, बन गया ए पी क्यू आर डी वी, है ना, बन गया। तो हमें पता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से बराबर हैं, छोटे छोटे, और उसके बाद बी को यहां पे कहीं पे भी जो मर्जी आए वहां पे सी लेके आप उसको ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। अब आपके पास बन गया बीसी। अब मजा आएगा, अब हमें पहले से पता है कि ए डी कहां गया, ए डी अपॉन डी बी कहां गया डी, ओके, डी से एक पैरेलल लाइन खींचो बीसी के, आती है खींचनी पैरेलल लाइन, बीसी तो बना दिया, डी से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं बीसी के। पैरेलल कैसे बनाते हैं, पैरेलल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल नापो, यहां से एंगल लो, ये यहां से कट लगाओ, यहां से कट लगाओ, और ऐसे करके पैरेलल बना दो, यस, ठीक है, ये दोनों लाइन हो गई पैरेलल। अब जो ई मिला है नया, ये कहीं पे भी हो सकता है, बिल्कुल कहीं पे भी हो सकता है। अब मजे की बात यह है कि भाई ये तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे है डी, फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है बी, तो मतलब ये है 3 पार्ट्स और ये है 2 पार्ट्स। तो अगर मैं ए डी अपॉन डी बी करूं तो 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स, 3/2 आना ही था भाई, वो तो हमने खुद ही बनाया है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये है 3 सेंटीमीटर और ये बचा हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 3/2 आ गया भाई, आराम से आ गया रेशियो। लेकिन जब हमने ए ई अपॉन ई सी नापा तो गजब हो गया, वो भी 3/2 आ गया, है ना। और एनसीईआरटी ने देखो कैसे लिखा है, इज इट अ कोइंसिडेंस क्या ये गलती से हुआ है, अरे कोई गलती वलती नहीं होती मैथ में। तो भाई देखिए हुआ क्या कि इधर वाला दिस अपॉन दिस हमें मालूम था, ये इससे पैरेलल थी, बस ये 2 बातें मालूम थी, ये हमने बनाया ना इसलिए हमें मालूम थी, दिस अपॉन दिस 3:2, ये लाइन हमने बनाई, ये लाइन हमने इसके पैरेलल बनाई। लेकिन ए ई अपॉन ई सी 3:2 कैसे हो गया, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है क्या ये इन्होंने फाउंडेशन रख दी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, जो कि है इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आपका यूटी वूटी होने वाला है तो भाई ये थ्योरम तो पक्का आने वाली है, इसका प्रूफ आने वाला है। और प्रूफ इतना सिंपल नहीं है दोस्त, है थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, बीपीटी करके देखते हैं साथ में, ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो ये थोड़ी बड़ी सी थ्योरम थी और मैंने एक ही पेज में चिपका दिया है, इससे थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई है, जरा लेंस लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है देखिए, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आहा, देखो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूं, इफ ये ट्रायंगल है, इफ ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी,
ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं डी ई पैरेलल टू बीसी, तो डी ई पैरेलल टू बीसी, तो मैं बोल पाऊंगा इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो जिससे पैरेलल है उसको छोड़ के दो साइड और बची. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स कौन सी हैं? ए बी और ए सी. अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. तो डिवाइड कर रही है ना, कैसे डिवाइड कर रही है? ए डी अपॉन डी बी, ये दो टुकड़े कर दिए, और ए ई अपॉन ई सी, ये दो टुकड़े कर दिए. सो ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, जो कि यहां पे हुआ था. ये ट्रायंगल था, इसके पैरेलल ये बनाई थी, इधर 3:2 था, तो उधर भी 3:2 हो गया था. जी हां, तो एक्टिविटी से इस थ्योरम को पहले ही एनसीईआरटी ने समझ लिया कि भाई ये तो होता ही है. अब ये बता रही है कि ये होता क्यों है. कितनी प्यारी बुक है. पहले बता दिया कि देखो ऐसा होता है प्रैक्टिकल करके. क्या देखे हम लोग वीडियो और क्या देखे मूवी लाइक वीडियोस, पता नहीं क्या क्या है मार्केट अवेलेबल. इतनी सुंदर सी व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से और ब्लू से लिखी हुई ये किताब उन सब पे भारी है, सब कुछ समझाया हुआ है. बस देर है कि हम इसे अपने आप खोल के देखें, और यही कर रहा है स्पीकिंग चॉक्स. आपको उकसा रहा है कि देखो दोस्त ये तुम कर सकते थे अपने आप. ठीक है, अब पढ़ते हैं बीपीटी. तो भाई बीपीटी में ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और ये डीई पैरेलल टू बीसी दी हुई है, गिवन है ये देखिए ABC in which line parallel BC two sides AD and E. Yes. So ये पहले बता हुआ है कि BC के पैरेलल है D और E, और हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. आपको सच्चे मन से बताऊं कि ये थ्योरम जब मैंने बचपन में पढ़ी थी तो मुझे इसके कुछ कुछ पार्ट समझ में नहीं आए थे, और मैं काफी परेशान भी हुआ था. मैंने रटने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, आइए देखते हैं. सो इस थ्योरम में क्या नहीं समझ में आता है मैं आपको पहले बता दूं. ये देखिए, ये घिचर पिचर कर रखा है ना, इतने सारे बना रखे हैं. ये ई एन बना रखा है एडी पे परपेंडिकुलर, ये ई एन बना रखा है एडी पे परपेंडिकुलर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो एडीई लेंगे तो भाई हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है, तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस लिया हुआ है एडी और ऑल्टीट्यूड है ई एन. सिंपल, बेस भी दिख रहा है ऑल्टीट्यूड भी दिख रहा है ना, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. लेकिन जब उन्होंने लिया ट्रायंगल, कहां गया भाई, BDE, BDE इस ट्रायंगल में लिया, ये रहा बेस. भाई ये बेस जानबूझ के लिया जा रहा है क्योंकि हमें AD और BD का रेशियो जो लाना है. तो भाई हाफ बेस, जब ये ऑल्टीट्यूड EN लिया ना, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि EN कैसे हो गया इसका ऑल्टीट्यूड. EN तो बिल्कुल बाहर है, और ये देखिए ये रहा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड इससे बाहर कैसे है. ये वाली बात मुझे बचपन में नहीं समझ में आई थी, जिसकी वजह से मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, और मैं हो गया बिल्कुल ध्वस्त. ओके, ध्वस्त बड़ा वर्ड. तो बिल्कुल मैं देखिए, अगर स्टूडेंट को एक बात छोटी सी समझ में नहीं आती है तो वहां पे घबरा जाता है. मैं आपका दिल और दर्द समझता हूं दोस्त, वो घबरा जाता है. वहां पे तो मुझे समझाने वाला नहीं था, लेकिन आपके साथ है आसाविद अभी, यानी अब सब समझ आएगा. अब देखिए, द थिंग इज कि 3 तरीके से ऑल्टीट्यूड बना के दिखाता हूं आपको, ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ऑल्टीट्यूड ऐसा हो सकता है, ये देखिए ये रहा बेस और इस पे बना हुआ ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड ऐसा भी हो सकता है, ये रहा बेस और उसके कॉर्नर पे बना हुआ ये ऑल्टीट्यूड. और ऑल्टीट्यूड ऐसा भी हो सकता है, जो ये रहा बेस और ये रहा ऑल्टीट्यूड, जो कि ट्रायंगल से बाहर है. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड बाहर हो सकता है बिकॉज बेस और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. फिर से सुनिए, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो उस बिल्डिंग के टॉप से अगर एक बॉल गिराएंगे तो वो सीधी नीचे गिरेगी. ये डिस्टेंस होता है ऑल्टीट्यूड. ये बिल्डिंग का बेस है, यहां से बॉल गिराएंगे तो ऐसे गिरेगी, ये होता है ऑल्टीट्यूड. ये बिल्डिंग का बेस है और इसके टॉप से बॉल गिराएंगे तो ऐसे गिरेगी, ये होता है ऑल्टीट्यूड. तो जो बेस है उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं बॉल फेंकूं और वो ग्रेविटी से सीधा नीचे आए, तो वो जो शॉर्टेस्ट लाइन है वो है ऑल्टीट्यूड. अगर ऐसी टेढ़ी बिल्डिंग होगी तो ऑल्टीट्यूड बाहर हो सकता है. और इसी ट्रायंगल में BDE में
ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसलिए इसका बेस ये रहा और इसका ऑल्टीट्यूड, ये देखिए यहां से बॉल गिराएंगे तो ये रहा बेस का एक्सटेंशन, और बेस के ऊपर जाके गिरेगी लेकिन थोड़ी दूर, है ना इंटरेस्टिंग। इस फिगर को मैं गंदा नहीं कर सकता, हाँ नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं बाद में। ओके सो ये वाला पॉइंट जैसे ही मुझे क्लियर हुआ तो भाई पता चला कि भाई ADE और DBE इन दोनों का इन्होंने रेशियो निकाला है, तो मैं तुरंत समझ गया कि अब ये ADE और DCE भी निकालेंगे, क्योंकि ये वाली साइड भी तो चाहिए ना, तो वही किया। देखिए फिर से बोला ADE का वही है AE, इस बार AE अपॉन DM, और इस DEC का EC हाफ EC इंटू DM फिर से बाहर है क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो EC इंटू DM ये दोनों ले लिए। अब मुझे चाहिए रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन करने का समय आ चुका है, तो इन्होंने एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE लिखा, ADE अपॉन BDE, ये जो पहले दो लिए थे उनको लिखा, अपॉन में हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, बचा AD अपॉन DB, ये तो होना ही था, तो AD अपॉन DB आ गया। AD अपॉन DB कितनी खूबसूरत बुक है। और फिर ADE और ECD लिया, और DEC लेने के बाद फिर से हाफ कट गया, DM से DM दोनों सेम वो थे, ऑल्टीट्यूड कट गए, AE अपॉन EC आ गया। अब एक नई विचित्र प्रॉब्लम हो गई कि दोनों रेशियो आ गए। जी हां, ये AD अपॉन DB भी आ गया और AE अपॉन EC भी आ गया, बट कैसे इन दोनों को इक्वल करें। और यहां पे आई एक और थ्योरम, बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप बोलेंगे भाई वाह ये भी क्या मजेदार थ्योरम है। देखिए बहुत सिंपल भी है, ये रहा बेस, ये बिल्डिंग का बेस है और ये रही बिल्डिंग की छत, ठीक है। आपने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, इसका एरिया हुआ हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इस ऑल्टीट्यूड का नाम है H और इस बेस का नाम है B। इसका एरिया कितना हुआ, हाफ B इंटू H, मानते हो ना, सिंपल। अब आपने बनाया एक और फिगर ऐसी, बेस वही है, ऑल्टीट्यूड भी वही है क्योंकि यहां से अगर मैं बॉल गिराऊंगा तो आएगी तो वही, ये तो हाइट और हाइट ये दोनों बराबर है ना। फिर मैंने बनाया ऐसे, अभी भी सेम, फिर मैंने बनाया ऐसे, अभी भी सेम। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। भाई पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए तो हाइट हमेशा सेम रहेगी, बेस सेम है। अब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो आप कैसा भी ट्रायंगल बनाएं उसका एरिया हर बार हाफ बेस इंटू H, हाफ बेस इंटू H, हाफ बेस इंटू H आएगा। तो ऐसे सारे ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम होता है और दो पैरेलल लाइन के बीच में सैंडविच होते हैं, है ना, वो सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। अब आप देखिए, ये देखिए DE से B तक जाना, DE से C तक जाना। अरे भाई बेस तो DE है और ये दोनों पैरेलल हैं, पहले गिवन है, तो ये हुए ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। फिर से देखिए, DE से B तक आना और DE से C तक जाना, ये कुछ ऐसे ही हुआ, DE से B तक जाना और DE से C तक जाना। तो भाई कहीं भी जाएं सेम पैरेलल, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो भाई एरिया तो सेम होना ही था। और यही यहां लिखा हुआ है, BDE and DEC are on the same base DE and between same parallel lines. That's why they are equal in area. और जैसे ये इक्वल इन एरिया हुआ, ये दोनों रेशियो हो गए बराबर, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कितनी बढ़िया बात है। तो ADE से BDE को कंपेयर किया, ADE से DEC को किया, और नीचे वाले जब बेस बराबर निकले तो ऊपर वालों का बराबर होना भी जरूरी हो गया। यह है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, झमाझम इस्तेमाल होगा इसका इस चैप्टर में, ठीक है। फिर से मैं बता दूं कि जैसे ही आप किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन देखें, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। थोड़ी देर में आप सीखेंगे छोटी अपॉन बड़ी इज इक्वल टू छोटी अपॉन बड़ी, और भी बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ DE इज पैरेलल टू BC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये थी आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई कि नहीं। जैसा भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे दोबारा से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली एक्टिविटी के साथ
अब यहां पे क्या हुआ कि भाई एक और एक्टिविटी दी है, अब ये जा रहे हैं दूसरी थ्योरम की तरफ। मैं नहीं बताऊंगा थ्योरम का नाम। एक्टिविटी में देखिए क्या दिखा हुआ है, ड्रॉ अ पॉइंट, ड्रॉ एन एंगल एक्स ए वाई। फिर से वही एक्स ए वाई बनाया, ये रहा एक्स, ये रहा ए, ये रहा वाई। अब इस बार क्या किया कि दोनों साइड B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C, ये सब के सब बना दिए बराबर बराबर, दोनों साइड बराबर, सारे के सारे 1 सेंटीमीटर यहां, 2 सेंटीमीटर यहां, भैया 1 इंच यहां, बराबर बराबर पे बना दिए। B1 C1 को जोड़ दिया, B2 C2 को जोड़ दिया, B3 C3 को जोड़ दिया, B4 C4 को जोड़ दिया, सारे जोड़ दिए। दिखने में ही लग रहा है ना सारे पैरेलल है। इस बार हमें यह पहले से पता था कि भाई AB1 अपॉन B1C, मतलब ये छोटू सा 1 और ये बड़ा वाला, ये छोटू सा ये और ये बड़ा वाला, ये 1:2 कितना है ये देखो। नहीं 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 नहीं, ये छोटू सा नहीं, अरे 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 अरे, ये AB1 और B1B, ये AC1 एंड C1D, ये देखिए ना, ये है 1, ये है 1 2 3 4, सो 1:4, 1:4। ये दोनों पहले से ही पता था। पिछली थ्योरम में यहां पे हमें ये नहीं पता था, हमें पता था कि ये रेशियो है 3:2 और ये पैरेलल है, तो रेशियो बराबर आ गया था। यहां पे हमें पता है कि रेशियो बराबर है। ये देखिए, फिर B2 से जोड़ा, फिर AB3 जोड़ा, फिर AB4 जोड़ा, सब किया, सारे रेशियो निकाले, 1:4, 2:2, 2:3, 3:2, सब निकाले, दोनों साइड से बराबर जोड़े, लाइंस पैरेलल आने लगी। जी हां, तो सीखने को यह मिला कि भाई अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये है DE, ये 1:3 है और ये भी 1:3 है, तो DE हो जाएगी पैरेलल BC के। तो अगर पैरेलल है तो इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन सेम प्रोपोर्शन, और अगर वो डिवाइड कर रही है सेम प्रोपोर्शन में तो भाई वो पैरेलल है। इंटरकनेक्टेड बात है। इस टाइप के प्रूफ को बोलते हैं कन्वर्स। मतलब पहले हमने बोला था कि अगर ये है पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, अब हम बोल रहे हैं अगर रेशियो सेम होगा अपोजिट साइड्स का तो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड की। तो ये जो है इधर से इधर और इधर से उधर जाना, इसको बोलते हैं कन्वर्स, उल्टा रास्ता पकड़ना। इसका प्रूफ बहुत ही मजेदार है। जब मैं छोटा था तो मैं इसका बहुत मजाक उड़ाता था, खैर अब मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ये है बड़ा मजेदार। देखिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा यहां क्या लिखा है, मैं सीधा आपको करके दिखाता हूं। देखिए, ABC एक ट्रायंगल है, उसमें DE एक लाइन है। यहां दिया हुआ है कि भाई AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। जो BPT का प्रूफ था वो पहले दिया हुआ है कि ये है। तो भाई अगर बोला गया होता DE पैरेलल है BC के और प्रूफ करो ये, तो हम BPT प्रूफ कर देते। लेकिन जो BPT का प्रूफ था, जो रिजल्ट था, वो सीधा दिया हुआ है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ऑलरेडी दिया हुआ है। कहता है ये है, आपको बताना है कि ये क्या पैरेलल है। इसका बड़ा ही फनी तरीका है प्रूफ करने का। कहता है कि चलो मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है DE डैश, कोई लाइन तो पैरेलल होगी BC के, ठीक है। तो बोलता है मान लेते हैं नहीं है, तो फिर AD अपॉन DB AE डैश, AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C होगा। वाई पूछ रहा है, मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ। BPT से ये पैरेलल होगा, प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, अभी अभी हमने सीखा है। तो जब DE को पैरेलल प्रूफ करना था तो ये थ्योरम कहती है कि चलो मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है, DE डैश पैरेलल है, और फिर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C होगा। लेकिन AD अपॉन DB कहां गया, हाँ, AD अपॉन DB तो AE अपॉन EC के इक्वल दिया हुआ है। तो भाई जब ये AE अपॉन EC के इक्वल दिया हुआ है तो AE अपॉन EC AE डैश, AE अपॉन EC AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होने चाहिए। भाई मैं तुम्हारे बराबर और मैं इसके बराबर, तो ये दोनों तो बराबर ही हुए ना, है कि नहीं। तो उसी तरीके से AD अपॉन DB इसके बराबर भी हो गया और इसके बराबर गिवन था, तो ये गिवन वाले और ये बराबर हो गए। अब ये कैसे हो सकता है, देखो A C E, अब मुझे यहां पे E डैश बनाना है। अगर मैं अलग अलग पॉइंट बनाऊंगा तो AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C
और ए ई अपॉन ई सी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों पास 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 आते 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 एक ही पॉइंट ना बन जाए, जिसको ये लाइन ये बोलती है दे मस्ट कोइंसाइड। भाई ई डैश और ई अलग अलग पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो कितनी फनी सी तरीके से हमने इसको प्रूव किया है। हमने बोला कि भाई डीई को पैरेलल प्रूफ करना, तो हमने बोला मान लेते हैं कि डीई पैरेलल नहीं है, तो फिर डीई डैश पैरेलल होगा। अगर डीई डैश पैरेलल होगा तो उसमें बीपीटी लगेगी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी। बट गिवन तो यह है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब एई डैश अपॉन ई डैश सी और एई अपॉन ईसी तभी हो सकते हैं बराबर जब ई डैश और ई अलग अलग पॉइंट ना होके सेम पॉइंट हो। दैट मीन्स वो दोनों करे कोइंसाइड। तो बड़े ही फनी तरीके से इसको सॉल्व किया गया, लेकिन ये है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो दो हो गई बात। अगर पैरेलल हुई तो साइड्स, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के एक साइड से प्रोपोर्शनल हुई, पैरेलल हुई, तो दूसरी दोनों साइड्स को वो इक्वल रेशियो में बांटेगी, काटेगी। ओके, और अगर वो काट रही है तो फिर वो पैरेलल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल ने मेरा दिल तोड़ दिया। एज अ स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा परेशान किया। देखिए, मैं फिर आपसे बोलूंगा कि मैं एज अ टीचर आपसे बिल्कुल भी नहीं पेश आऊंगा, और ना मैं टीचर हूं। मैं हूं एक बड़ा स्टूडेंट। स्टूडेंट की तरह सोचना बहुत मुश्किल होता है। टीचर्स क्या करते हैं ना, फिर टीचर्स के बारे में मैं बोलूंगा कि वो टीचर्स सीधा सीधा रास्ता बता देते हैं कि भाई ऐसा कर लो। अरे प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करना है। जैसा कि एक एग्जाम्पल में मेरे साथ हुआ, यहां पे लिखा हुआ है कि भाई इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो डीई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, तो पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी तो लगनी है। प्रूव दैट एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब जब पैरेलल दिया हुआ है तो मुझे इतना तो पता ही है कि एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये है हमारा पैरेलल का बीपीटी का रिजल्ट। तो पिंक वाला बीपीटी का रिजल्ट है, राइट। रेड वाला उन्होंने करने के लिए दिया है। तो भाई मेरे तो देखो, आप में से कईयों को पता ये कर दो ये कर दो ये कर दो, बट आपने कभी सोचा कि आपको नेचुरली क्या क्लिक किया था कभी? अगर आपको कोई सिखाता नहीं और आपको दे देता तो क्या आप अपने आप कर लेते? सोच के देखिए। तो देखिए यहां पे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन इसी, ये तो बीपीटी है, लिखा भी हुआ है थ्योरम 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये रिजल्ट तो है। अब जैसे ही उन्होंने इसको उल्टा किया डीबी अपॉन एडी, मैंने कहा अब क्या रटना पड़ेगा इसको? हाँ पे से भी कई बोल रहे हैं अपने मन में ये हाँ सर, हाँ ए भी, हमें भी लगा कि अब क्या रटना पड़ेगा इसको, और हमने तो रट भी लिया। तो इसको उल्टा किया। मैं आपको बताता हूं इसको उल्टा क्यों किया, सब बताऊंगा। उल्टा करके इसमें +1 किया। ऐसे ही मेरे भी एक्सप्रेशन थे, क्यों भाई मैंने उल्टा क्यों किया, फिर +1 क्यों किया, और फिर ये आ गया रिजल्ट, और फिर इस रिजल्ट को फिर से उल्टा किया। ये उल्टा पुल्टा में मैं एकदम उल्टा हो गया। फिर मैं आपको बताता कि ये क्यों हुआ है। अब लॉजिक समझते हैं इसका। देखिए एडी अपॉन डीबी गिवन है, हमें एडी अपॉन ए बी तक पहुंचना है। तो एडी अपॉन डीबी से एडी अपॉन ए बी पहुंचना है। ए बी कौन है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम। ये एक फ्रैक्शन है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/4 है, अगर मैं इसको +1 कर दूं तो ये हो जाएगा 7/4। क्या सीखने को मिला? डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, ऊपर का नंबर में अगर टोटल में अगर 1 जोड़ दो तो डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? 7 कैसे आया? ये 3 + 4/4। तो देख रहे हैं आप, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +1 कर दें तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाता है। ये बात हमें समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसी बात को यहां अप्लाई किया गया कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एडी और डीबी में हमें एडी वापस चाहिए। इसका मतलब एडी डिनोमिनेटर में होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, ताकि वो हिले ना। देखो ना, 4 वहीं का वहीं है, 4 वहीं का वहीं है, डिनोमिनेटर वहीं का वहीं है। तो इसलिए इन्होंने पहले इसको फ्लिप किया। एडी हिलना नहीं है, एडी नहीं हिलाना है, इसलिए फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद +1 किया ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जुड़ जाएं। जुड़ भी गए और बड़े भी हो गए, पूरी पूरी साइड्स बन गई, है ना। और फिर इसे फ्लिप कर दिया, एडी ऊपर आ गया। मैथ्स कितनी खूबसूरत है।
ये फिनोमिना आराम से आपको पता था, लेकिन दो दोस्त मिलकर डिस्कस कर ले तो मजा आ जाए। ठीक है, तो एडी अपॉन एबी से एडी अपॉन डीबी कहां गया? एडी अपॉन डीबी से एडी अपॉन एबी का सफर तय किया गया है। एडी हिलाना नहीं था, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, फिर +1 किया ताकि ये दोनों जुड़ जाएं। जुड़ते ही वो एडी और डीबी जुड़ के ए बी बन गया, और फिर फ्लिप कर दिया और जैसा हमें चाहते थे वो रिजल्ट मिल गया। लेकिन बेसिकली ये किया गया है किससे? बीपीटी की मदद से। बाकी तो ये सब एक प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद था एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। यहां पे दिया हुआ एक ट्रेपीजियम। तो भाई ज्योमेट्री में जनरली अगर मेरे को कोई बोलता है कि सर नहीं ए बी ए बी मुझे यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई डिफिकल्टी इसलिए आ रही है कि आपको कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नहीं पता है यार। हम हमेशा डरते रहते हैं कि भाई ये होगा नहीं होगा, हमसे होगा नहीं होगा। अरे कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ी बहुत ट्रायंगल्स, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, इसके लिए एक वीडियो बना देंगे यार, और वो आप देख लीजिएगा ऐप पे जाके, और उस पर सारे के सारे फिगर्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई मेरे को ज्योमेट्री वीक लग रही है। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स, एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होता है, तो ये इसके पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, वो मैंने गलती से ऐसा बना दिया। सो ए बी सी डी में ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ओके, तो ये है ट्रेपीजियम, ये पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो मेरे तो कान खड़े हो गए, पैरेलल बीबीटी और वही हुआ यहां पे। हमें प्रूव करना था ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब अगर मुझे ये करना है तो ये ए डी ए ई अपॉन ई डी कोई ट्रायंगल के साइड्स होने चाहिए, तो एक कंस्ट्रक्शन की गई, देखिए डॉटेड लाइन बनाई गई और ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए डी सी, और ई जी पैरेलल थी इसके। ठीक है, पैरेलल बना दी, ई और ई एफ तो पैरेलल है ही वाह वाह वाह, सब कुछ पहले से दिया हुआ है। तो पहले पता चल गया ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, सिंपल बीपीटी बीपीटी। फिर ये ट्रायंगल लिया गया बी ए सी, उल्टा है लेकिन है तो अपना ही जी एफ, और ये दोनों पैरेलल है। भाई ये इसके पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो सारे तीनों एक दूसरे से पैरेलल हैं। फिर से लग गया सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस एक बार ए जी अपॉन जी सी आया था और एक बार सी जी अपॉन जी ए आ गया, तो कुछ ने इसको उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया, सिंपल। तो दिस अपॉन दिस इसके बराबर है, दिस अपॉन दिस इसके बराबर है, ये मेरे, तो ये दोनों आपस में भी हुए बराबर। ये बहुत बार यूज करते हैं ज्योमेट्री में प्रूफ करने के लिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू बी, सो ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये बहुत बार होगा, तो ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा लगा, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के बाद दिया हुआ था एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ था? ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल था। इसमें भी एक छोटी सी ज्योमेट्री की पिछली वाली थ्योरम यूज हो रही थी, जो शायद पिछली क्लासेस में हमने पढ़ी है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टी आर। लो जी, बीपीटी तो पहले ही दे दिया, इसका मतलब एस टी तो पक्का पैरेलल है क्यू आर के। अब इसमें कन्वर्स लग रहा है क्योंकि रेशियो पहले ही इक्वल कर दिया है। पिछली बार में पैरेलल दिया था और हमने बताया था कि रेशियो इक्वल है, इस बार रेशियो इक्वल कर दिया, तो हमें पता चल चुका है कि एस टी इज पैरेलल टू। तो भाई एक चीज तो पहले ही नजर आ गया, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब इसने बोला कि एंगल एस एंगल आर के बराबर है, तो बताओ कि ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस। अब अगर किसी को, मेरे दोस्त को यही नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। आइसोसेलेस जिसमें ये 2 साइड्स बराबर हो, या फिर तीनों ही साइड्स बराबर हो, या फिर कोई भी साइड बराबर ना हो। ये तो हो गया स्केलीन, ये होगा इक्वी लेटरल, और ये होगा आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में दोनों साइड्स बराबर होती है, दो साइड्स बराबर होती है एक दूसरे से, तीसरी नहीं होती है। तीसरी भी हो गई तो फिर इक्विलेटरल हो जाएगा। तो जो साइड्स बराबर होती है उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी अगर ये नहीं मालूम है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है
और एक और बात होती है कि दो पैरेलल साइड्स जब ट्रांसवर्सल कटती है, इंटरसेक्ट होती है दो पैरेलल साइड से, तो याद है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बस ये थ्योरम यहां पे लगा दी और बोला कि भाई S का कॉरस्पॉन्डिंग है Q और ये दोनों बराबर है, T का कॉरस्पॉन्डिंग है R और ये दोनों बराबर है, और पहले दिया हुआ है कि X और R बराबर है। तो भाई अगर X और R कह रहा हूं, S और R बराबर है, ये दोनों X है, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर तो ये भी X हुआ, ये इसके बराबर तो ये भी X हुआ, अरे तो बाबा ये दोनों X हो गए, इक्वल हो गए, तो ये साइड्स भी इक्वल हो गई। ये तो हो गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए थे, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो सारे इक्वल हो गए और ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई बहुत ही मजेदार लगा मुझे ये बुक कहती है का सेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स और ढेर सारे एग्जांपल्स। अपने आप पढ़ के देखिए जी, लाइन बाय लाइन जाइए, एक बुक नहीं सारी बुक पढ़ जाइए दुनिया की, और बन जाइए फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ। सी यू। 6.2 से पहले जो भी एनसीईआरटी ने दिया था वो हम दोनों ने मिलके साथ में खत्म कर दिया है ना। और अब हम करने वाले हैं 6.2 की एक्सरसाइज। तो कैसा लगता है आपको, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अब आपने किताब खुद पढ़ना शुरू कर दिया है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं उनसे ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किसी की नहीं होती, क्योंकि खुद पढ़ा होता है भाई, खुद। ठीक है, तो बुक कहती है कि सेक्शन में हमने देखा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने सारा मजा लूट लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें नजर आया, इंपॉर्टेंस नजर आई जिस चीज की, वो थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। 6.2 पूरी की पूरी बीपीटी के बेस पे है, तो जो भी बीपीटी में हमने सीखा था वही यहां पे पूरा की पूरा अप्लाई कर देंगे। रेड लाइट चलेगी तो आप सुनेंगे कि आपको क्या सोचना था उस क्वेश्चन को करने से पहले, और ग्रीन लाइट चलेगी तो फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। राइट, तो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 साथ में मिलके। हाँ, ये साथ कभी ना छूटे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC, find EC in 1 and AD in 2। तो यहां पे कुछ दिया हुआ है, रेड लाइट चल रही है, आप चिल करिए, बिल्कुल आराम से बैठिए। जब रेड लाइट चल रही है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सुनिए। तो बात यहां पे ये है कि एक फिगर दी हुई है, दो फिगर दी हुई है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये लिखा है 1.5, ये है 3.1, ये निकालना है, ये है 7.2, ये है 1.8 और ये है 5.4। तो गिवन क्या है, जरा गिवन पे नजर डालिए। देखिए मेरे पास कई कमेंट्स आए कि एबी यार ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने बोला दोस्त, ज्योमेट्री में दिक्कत होती इसलिए है कि ज्योमेट्री बड़ी ही अननोन सी दिखती है। जैसे कि अलजेब्रा में हमें दिखता है कि भाई ये रही इक्वेशन, ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा ये रहा वो, हमें इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। काफी प्रोमिनेंट होता है कि करना क्या है। ज्योमेट्री इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, मुझे भी लगती थी, ज्योमेट्री बहुत बोरिंग लगती थी। मुझे तो लगता था कि पूरे के पूरे स्टेप्स को याद करके जाना पड़ेगा। आपको भी लगता है ऐसा? हम दोनों एक जैसे हैं यार, मैं भी स्टूडेंट हूं, तुम भी स्टूडेंट हो। मुझे लगता था कि याद करके जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है भाई। याद करके आप थोड़ी ना जा सकते हो आंसर्स को। वहां क्वेश्चन बदल गया, एबीसी की जगह PQR हो गया और मैं डेड। कोई बात नहीं। सो द थिंग इज कि अब हम उसको वैसे देखेंगे जैसे ज्योमेट्री को देखना चाहिए। जी हाँ, मैंने एज अ स्टूडेंट बहुत समझने की कोशिश की अपनी प्रॉब्लम्स को, जिससे मुझे पता चली आपकी प्रॉब्लम और हम सब की प्रॉब्लम है कि हमें ना रटाई चीज समझ में नहीं आती। हमें समझ में आ जाए कि करना क्या है, तो आप और मैं दोनों कर सकते हैं। राइट, ठीक बोल रहा हूं ना? तो समझने वाली बात यहां पे यह है कि जब भी कोई चीज दी जाती है ज्योमेट्री में, तो सारा की सारा फोकस होना चाहिए दो चीजों पे। एक, क्या दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या गिवन है, कहानी कहां से शुरू हो रही है, और उस गिवन को लेके आप क्या कुक कर सकते हो, मतलब
कौन सा ऐसा टूल है जो उस गिवन का इस्तेमाल करके मुझे कोई आउटपुट दे सकता है? नहीं समझ में आया? ज्योमेट्री में क्या सिखाते हैं आपको? थ्योरम्स, राइट? थ्योरम है टूल। क्या है वो? टूल्स। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टूल अप्लाई हो रहा होगा। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और देख लें कि इसमें कौन सा टूल अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो 6.2 है, इसमें तो बीपीटी के बाद ही एक्सरसाइज है, इसमें तो टोटल टूल हमें पता है, दो ही टूल हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, और कोई तीसरा टूल ही नहीं है। जब दो ही टूल हैं और उसके बाद एक एक्सरसाइज आ रही है, तो यहां तो 100% बस बार बार वही वही अप्लाई हो रही होगी। लेकिन अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमको गिवन देखना है और गिवन से हमें टूल पहचानना है और टूल को अप्लाई कर देना है। हो गई आपकी ज्योमेट्री। नहीं विश्वास होता तो 6.2 में ये दो टूल को बार बार इस्तेमाल होते हुए देखिए और फिर आपके मुंह से निकलेगा, अरे ये तो मैं भी कर सकता था, या ये तो मैं भी कर सकती थी, यही तो मेरा एम है। आइए रेड लाइट पे देखते हैं। तो भाई यहां बोला गया है इनमें डी इज पैरेलल टू बीसी। मेरी नजर इसमें गड़ गई और मुझे याद आ गई मेरी बीपीटी, ए बी सी डी ई, जिसमें डी ई पैरेलल टू बीसी होता है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाता है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाता है। खत्म बात। एक तो ये टूल है, दूसरा टूल है कि अगर ये हुआ तो ये होगा। दैट मीन्स अगर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी हुआ तो डीई पैरेलल टू बीसी होगी। अगर डीई पैरेलल टू बीसी हुई तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा, ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा। तो बस दो ही तो टूल हैं। तो जहां पे भी आप पैरेलल लाइन देखिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई यहां लगने वाली है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी लगने वाली है और फटाफट लगा देंगे बीपीटी को। तो भाई इसमें तो कोई मजे की बात है कि ये फाइंड ईसी पूछ रहा है या एडी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने पैरेलल बोला हमें पता है बीपीटी लगने वाली है, लगा दें। अब जबकि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ऑब्वियस सी बात है एडी दैट इज दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होने वाला है। तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होने वाला है। और फिर उसमें से बस ये नहीं पता, बाकी तीन चीजें पता है। इसमें भी 4 में से 3 पता है, 1 नहीं पता, तो क्या बड़ी बात है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। करे? यस। तो आ जाइए ग्रीन लाइट पे, मैदान में उतरिए और लिखते कैसे हैं, हाँ ये बात बड़ी जरूरी है। देखिए ज्योमेट्री में जब भी आप कुछ लिखते हैं और अगर उसमें किसी टूल का इस्तेमाल हुआ है, टूल मतलब थ्योरम, तो आपको यह बस बताना पड़ेगा कि ये इस वजह से है, मतलब एज पर बीपीटी या यूजिंग बीपीटी। कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करिए या सिर्फ बीपीटी ही ब्रैकेट में लिख दीजिए तो भी चलेगा, बट आपको बताना पड़ेगा कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि ये एंगल्स इक्वल हैं, तो आप बोल देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो रीजनिंग है ना, ये आपके मन में नहीं रहनी चाहिए, ये मन से निकाल के कॉपी में आ जानी चाहिए, राइट। तो जो आप जिस वजह से कोई चीज लिख रहे हैं वो वजह जरूर बताइएगा, मैं टाइम टाइम पे आपको ये बताता रहूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, डीई इज पैरेलल टू बी सी। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 3, ये है 1.5, ये है 1 और ये पूछा है। तो डीई ये है डी और ये है ई। ये डी पैरेलल टू बी सी हमने लिख दिया है, लेकिन ये तो है गिवन, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन। तो हर चीज का एक रीजन होता है कि भाई डी पैरेलल टू बी सी है, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, तो उसके आगे लिख देंगे हम गिवन। नाउ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। जैसे ये मिला हमने टूल इस्तेमाल कर दिया और इस टूल का नाम है बीपीटी, तो हमने लिख दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से ये रिजल्ट है। ओके, नाउ 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू, ये इसका दुगना हुआ था, एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक्स मैं कर दूं, एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा था, ईसी बताओ। सो ईसी इज
सेंटीमीटर। खत्म। कौन सा टूल लगाया? बीपीटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे दिया हुआ है ए बी सी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये पूछा है, ये है 7.2, ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4। तो अगेन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी DE इज पैरेलल टू BC। क्यों भाई? ये तो गिवन है, दिया हुआ है। और AD अपॉन, हाँ फिर से वही हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और फिगर्स क्या है? 7.2, 1.8, 5.4। 7.2, 1.8, 5.4। तो इस बार AD निकालना है। कोई बात नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा। आपको पता है ये 3 टाइम्स है, या मैं बोलूं इससे ये 1/3 है ना, 1/3 है ना। 18 3 जा 54 होता है, तो इसका 1/3 कौन होगा? इसको डिवाइड बाय 3 करिए, या फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4, ये 3 जा और 3 2 जा 6, 2.4। सो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। और ये रिजल्ट हमने क्यों लिखा था? क्योंकि लगा रहे हैं हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बस आपने पहले क्वेश्चन में जो किया है, सारे क्वेश्चन में यही होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम काम कैसे करती है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। सो ये बात अगर आपको याद रहेगी कि भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो वो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होके रहेगा। ये दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, ये दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला रिजल्ट जो है वो बड़ा काम का है, उसके बाद तो सारे उसके एक्सियम्स है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। रेड लाइट चल रही है, आराम से चिल करिए। E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। अच्छा जी, तो यहां पे कोई PQR ट्रायंगल है, ये ले लेते हैं हम PQR ट्रायंगल ले लेते हैं। और क्या है? E एंड F आर द पॉइंट्स है, कहीं पे PQ और PR में पॉइंट्स हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर। ओ हो, तो ये E और F पॉइंट्स हैं, और ये देखिए ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। PE इतना है, EQ इतना है, ये इतना है, ये इतना है। और बताइए कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो अब साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और पूछ रहे हैं पैरेलल है कि नहीं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर रहे हैं सीधा सीधा। तो साइड का रेशियो दिया हुआ है, अगर साइड का रेशियो इक्वल हुआ, दैट इज PE अपॉन EQ, तो हमको पता है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू होता है PF अपॉन FR। ये बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है। इफ EF इज पैरेलल टू QR, तो अगर ये होता है तो ये होता है, ये बीपीटी है। अगर ये होता है तो ये होता है, ये बीपीटी है। और अगर ये होता है तो ये होता है, ये कन्वर्स है, ये उल्टा है बीपीटी का, है ना। तो अगर पैरेलल होता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइड्स का कट जो हो रहा है प्रोपोर्शनल है तो फिर वो पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये अपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करेगी। इक्वली डिवाइड करेंगे सर, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। और अगर सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो ये साइड इक्वल है थर्ड साइड के। यही तो है। पहले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, ये पूछा था, अब ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। घूम तो वो उसी 2 टूल के आसपास रहा है ना। कर देते हैं, तो इसमें चेक कर लेंगे, इस पे डाल के जहां जहां पे इक्वल आ रहा होगा वहां पे EF पैरेलल है, वरना बाय बाय। ओके, ग्रीन लाइट जल चुकी है, फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट कर लेते हैं, PQR EF। PE 3.9, EQ 3, PF 3.6। सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना 2.4। ठीक है, तो हम बोलेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू कितना है 3.9 अपॉन 3। और PF पहले से तो इक्वल लिख नहीं सकते, FR इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। तो ये हो गया 3/2। 12 3 36, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 2 24। तो ये तो हो गया। और ये
हुआ 1/1.3। क्या 1.3/1 और 3/2 इक्वल होता? नहीं, 3/2 तो 1.5/1 होता है ना। सो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पीई अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। हेंस अब ये नॉट इक्वल होगा, इक्वल होते तो बोल देते कि पैरेलल है। हेंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सिंपल। ठीक है, अगला करें। ओके, नाउ फिर से बनाते हैं हम ट्रायंगल PQR और बनाते हैं EF और डालते हैं वैल्यूज। PE QE 4 and 4.5, 4 and 4.5, और PF और RF 8 and 9, 8 and 9। सो PE अपॉन EQ, देख रहे हैं, PE अपॉन EQ 4/4.5, 4/4.5, दैट इज 8/9, और PF अपॉन FR इज ऑलरेडी 8/9। सो ये दोनों तो बराबर हो गए, दोनों 8/9 के बराबर है ना। सो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन पता है ना, 3 ट्रायंगल बनते हैं। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। और हमने कैसे लिख दिया? देयरफॉर ये है ऐसा, हमने कुछ दिमाग लगाया ना अपना, हमने 2 लगाया, तो हम यहां लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये इसकी रीजनिंग है कि भाई इसलिए ये इक्वल है क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT हमें ऐसा बताता है। बुक कहती है कि सेक्शन में हमने डिस्कस किया तो है, हाँ, दोनों थ्योरम अच्छे से डिस्कस किए। अगर आपको जरा सा भी कठिनाई हो रही है, जाइए उसको देखिए वीडियो को अच्छे से और फिर वापस आ जाइए। राइट, ओके। एंड इसका थर्ड पार्ट PQR, ये रहा आपका E और F। वैल्यूज देख लेते हैं, 1.28, 2.56 PQPR, PQPR, ओ PQPR 1.28, 2.56, 1.28, 2.56, और PE 0.18, PF 0.36, 0.18, 0.36। ठीक है, तो देखिए पॉइंट, ये इस पे फिर रेशियो में ऐसे ले लेते हैं, PE अपॉन PQ कितना आ रहा है, 0.18 अपॉन 1.28, और PF अपॉन PR कितना आ रहा है, 0.36 अपॉन 2.56। ओके, तो ये देखिए, ये इसका दुगना हो गया, ये भी इसका दुगना हो गया, रेशियो तो सेम है। ठीक है, तो जो रेशियो ये है, यही रेशियो ये है, आप करके भी देख लेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब फिर से PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। और ये ज्ञान हमें कहां से आया? ये ज्ञान हमें आया कन्वर्स ऑफ BPT से। इंटरेस्टिंग। तो ये हो गए हमारे पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आया है तीसरा क्वेश्चन। फिगर तो बड़ी अच्छी सी लग रही है, तो रॉकेट की तरह। इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB। तो भाई पहली बात देखते हैं आपको क्या नजर आया, मुझे तो ये नजर आया, एंड दो जगह पे पैरेलल नजर आया। रेड लाइट जल रही है यार, बातें कर लेने दो। दो जगह पे पैरेलल नजर आया, पैरेलल होते ही हमें पता है BPT लग रही है। किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के 3 साइड में से एक साइड किसी लाइन के पैरेलल है तो वो जरूर डिवाइड कर रही है अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, BPT बोलती है हमें। तो LM इज पैरेलल टू CB। देखिए LM इज पैरेलल टू CB। बिना क्वेश्चन को पढ़े कि उसने क्या पूछा है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये किस ट्रायंगल में है। ठीक है, ये दिख गई। अब जब ये लाइन पैरेलल है तो हमें पता ही है कि AM
AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये तो होना ही है। अरे उसने क्या पूछा ये बाद में देखेंगे, बट रेड लाइट पे हमारे दिमाग में तो ये बात आ ही गई है। और फिर LN इज पहले टू CD भी दिया हुआ है, और ये किस ट्रायंगल में आ रही है, DCA या ADC बोलूं। और इसमें भी क्या हो रहा है, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन NC, ND है ये, सॉरी। अब देखो कि जब ये AL अपॉन LC इसके भी बराबर है, AL अपॉन LC इसके भी बराबर है, तो ये दोनों का बराबर होना तो तय है, राइट। तो बिना क्वेश्चन को पढ़े हमें सिर्फ पहले दो गिवन देख के इतना तो पता चल ही गया, क्योंकि जैसे गिवन देखा तो गिवन से हमारे अंदर एक आवाज आई कि भाई ये टूल लगाया जा सकता है, और हमने वो टूल लगा दिया, और टूल लगाते ही हो गया। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला है करने के लिए। ये M है, मेरे को लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन इससे दिख नहीं रहा। AN नहीं N ही है ये, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND और AM अपॉन MB, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, AM अपॉन AB, AM अपॉन, ओ हो बस दिस अपॉन दिस वाला, तो वही BPT का जो दूसरे और भी जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं से किया हुआ है। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। बस हमने क्या निकाला, हमने बेसिक सा रूल निकाला है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो बस हम उसी तरीके से लिखेंगे अब जिस तरीके से इस क्वेश्चन ने पूछा है। बाकी तो हमें पता चली गया कि BPT लगानी है यहाँ पर, 2 मिनट में क्वेश्चन होने वाला है। करे ओके, ग्रीन लाइट पे करते हैं, निकाल लीजिए पेपर पेन। और ये मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये है A, ये है M, ये है B, ये है L, ये है C, D एंड N। सो पहला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC ML इज पैरेलल टू BC, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। और जैसे ये पैरेलल हुआ, मैं इनको दोनों को एक साथ करता हूं, रुको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए आंसर्स। हाँ, सो इन ट्रायंगल ABC ML इज पैरेलल टू BC, और ये है गिवन। अब मुझे पता है कि इसके बाद मैं लिखूंगा सीधा BPT का रिजल्ट। BPT का रिजल्ट मैं लिख सकता हूं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन यहां पे मुझे क्या चाहिए, AM अपॉन AB, तो मैं रिजल्ट भी वैसे ही लिखूंगा, AM अपॉन AB दैट इज छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड इज इक्वल टू AL अपॉन AC दैट इज छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड। क्लियर, ओके। यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC LN इज पैरेलल टू DC, ये तो गिवन है, और अगर गिवन है तो फिर मैं इसमें BPT लगाऊंगा। अब मुझे AN अपॉन AD चाहिए, तो मैं AN अपॉन AD लिखूंगा, AN अपॉन AD इज इक्वल टू अगेन AL अपॉन AC। इसको मैं नंबर दे दूंगा 2, इसको मैं नंबर दे दूंगा 1। क्यों दिया 1 और 2 नंबर, क्योंकि अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है। तो मैं सीधा लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AN अपॉन AD है ये, या ठीक है, सिंपल। 2 बार BPT लगाई और काम खत्म। कैसी रही, मजा आया? सो ये है हमारा ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेसिक सा रूल कि गिवन जो मिला उसको ऑब्जर्व करिए। टूल बहुत चुनिंदा होते हैं, मैं मानता हूं जब ज्योमेट्री वास्ट होती रहेगी तो टूल बढ़ते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई टूल तो काम आ ही जाएगा। आपको टूल्स के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे थ्योरम्स पता होने चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स क्या होती है, देखिए थ्योरम के रिजल्ट निकालने में आपको कितना टाइम लगता है। एक थ्योरम, एक मैं क्या बताऊं, थ्योरम एक एकदम हथियार की तरह है जो आपने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। अब युद्ध होगा तो आप वहां पे बैठ के बो एंड एरो तो नहीं बनाएंगे ना, बो एंड एरो तो आपके पास रेडी होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अगर लक्ष्य दूर है तो आपने खींचा धनुष बाण और चला दिया तीर। तो टूल आपके पास रेडी होना चाहिए। आपने देखा कि ओहो यहां पे पैरेलल है, अच्छा ठीक है मैं BPT का रिजल्ट लिख देता हूं।
अगर आपको बीपीटी का रिजल्ट याद नहीं है फिर दिक्कत होगी। बीपीटी खुद उसका प्रूफ याद नहीं है, चलेगा एक बार को, समझ रहे हैं? अगर आपको प्रूफ याद नहीं है और थ्योरम आ गई तो वो गलत हो सकती है या उस पर मार्क्स कट सकते हैं। बट अगर आपको बीपीटी का रिजल्ट याद नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बीपीटी का रिजल्ट तो आप समझ ही लीजिए कम से कम, राइट? और हम बुक कहती है में कितने अच्छे से समझ चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेड लाइट जल रही है, चिल करिए, आराम से देखिए। इन फिगर 6.19 डीई इज पैरेलल टू एसी, फिर पैरेलल दे दिया सिंपल। सो डीई, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ए डी बी एफ ई सी। डीई इज पैरेलल टू एसी। तो हमारा पहला धर्म बनता है कि जैसे देखें कि दो लाइनें पैरेलल हैं तो जरूर पहचान लें कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है ए बी सी की, और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, और जैसी वो इसके पैरेलल हुई तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना तय है। बीपीटी। नाउ डी एफ इज पैरेलल टू ए, फिर पैरेलल दे दिया। इस बार डिफरेंट कलर से बनाता हूं। डी एफ इज पैरेलल टू, सो डी एफ इज पैरेलल टू, इसके पैरेलल है, तो फिर किस ट्रायंगल की बात हो रही है? इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी ई, और ए बी ई की बात हो रही है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना तय है। अब देखने वाली बात यह है कि बी डी अपॉन डी ए दो बार यूज हो गया है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी भी हो गया, और बी डी अपॉन डी ए बी एफ अपॉन एफ ई भी हो गया, दो बार हो गया भाई। तो जब ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी हो जाता है ना, तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमें पता है ए को बी के बराबर करेंगे, फिर ए को सी के बराबर करेंगे, और फिर बी और सी को बराबर होना ही है। कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं आंसर ही नहीं देखूंगा, मुझे पता है कि क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, सीधा करें, आ जाओ। ग्रीन लाइट जल गई है, और यहां पे हम लिख देते हैं ए डी बी एफ ई सी, और हमने देखा कि सबसे पहले लिखा है इन डी इज पैरेलल टू ए सी, तो डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला, बड़ा वाला। तो ये हो गया आपका इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज पैरेलल टू ए सी, और ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट? जैसी पैरेलल नजर आया हमने लिखी थ्योरम का रिजल्ट। अब रिजल्ट बी डी अपॉन डी ए लिखना है कि ए डी अपॉन डी बी लिखना है या बी डी अपॉन बी ए लिखना है, इसके लिए हम एक बार आंसर देखेंगे। तो आंसर में क्या है? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी चाहिए हमें, तो बी ई अपॉन किसी आएगा? बी डी अपॉन डी ए से आएगा, राइट? तो ये वाला पार्ट को देख के हमने समझा कि हमें यहां पे लिखना है बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। खत्म। और ये रिजल्ट कहां से आया? ये रिजल्ट आया है बी पी टी से। वेरी नाइस। यहां पे मामला हुआ खत्म। और फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई? ये डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ट्रायंगल कौन सा है? ये ए बी ई, ए बी ई क्या है पैरेलल? डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, और ये क्या है? ये गिवन है, राइट? अब फिर से इसका रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या लिखना है? जिसमें बी एफ अपॉन एफ ई आ जाए, बी एफ अपॉन एफ ई। सो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। और ये तो होना ही था, मैंने आपको बोला था ना, बी डी अपॉन डी ए इसमें भी है, बी डी अपॉन डी ए इसमें भी है, तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी तो होना ही है। तो हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे हम 2, और यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। हेंस प्रूव्ड। इजी, क्लियर?
तो ये बहुत ही आराम से हो रहा है, हम ग्लाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें टूल अच्छे से समझ में आ गया है। टूल है बीपीटी, और बीपीटी बोलती है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, और उसका कन्वर्स बोलता है इफ अ लाइन इज डिवाइडिंग द टू साइड्स इन द सेम रेशियो इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये दोनों चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई है बुक कहती है के सेक्शन में, और हम उसे अप्लाई किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आइए करते हैं। नाउ इन फिगर सो एंड सो डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। फिर वही डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, सो ये है आपका पी ई क्यू आर ओ डी एंड डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो जैसे हमें पता चला कि डी इज पैरेलल टू ओ क्यू है, तो क्यों ना ये पता लगा ले कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है। ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और इस ट्रायंगल की बात दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस की बात होके ही रहेगी, क्योंकि पैरेललिज्म है तो बीपीटी लगेगी। नाउ दोबारा दिया हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो ये रहा डी एफ, तो हम डी एफ देख लेते हैं। ये रहा डी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? इस ट्रायंगल की बात हो रही है इस बार। और अगर ऐसे हो रही है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस की बात तो होके ही रहेगी। अब हो ना हो, ये देखिए ये जो बीच वाली चीज है ये दिस अपॉन दिस के भी इक्वल होगी और दिस अपॉन दिस के भी इक्वल होगी, तो जरूर क्वेश्चन इसको और इसको बराबर करने का होगा। नहीं है? अरे नहीं, कुछ और है शो करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हों। क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पकड़ा है कान, राइट? तो अगेन देखिए, अगर आपको ज्योमेट्री में डर लग रहा है ना, तो कम से कम इतनी मेरी बात मान लीजिए कि जो दिया है गिवन है उसे टूल लगाते हुए आप उसका रिजल्ट लिखना शुरू कर दीजिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए वो बात है ना, मैंने आपको कई बार बताया है, मैं आज आपको फिर से बताता हूं। देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी की हेडलाइट जलती है, राइट? रात को कितनी दूर का दिखता है आपको? 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, दैट्स इट। आपका घर होता है 40 किलोमीटर दूर, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। फिर भी थोड़ा थोड़ा देख के पहुंच जाते हैं ना घर, है ना? थोड़ा देखते हैं, 20 मीटर चलाते रहते हैं, आधे पौने घंटे में पहुंच जाते हैं घर। इसका मतलब मंजिल हमेशा नहीं दिखती है। जितना दिख रहा है उतना देखिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए, और बढ़ते जाइए और पहुंच जाएंगे आप अपनी मंजिल पे। उसी तरीके से ज्योमेट्री में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए। जो दिया है उससे अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप, उसके बाद थ्योरम लगाइए, एक और आउटकम, और फिर धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे अपने रिजल्ट के पास। डायरेक्ट रिजल्ट ज्योमेट्री में नहीं नजर आता है, इसी वजह से लोगों को ज्योमेट्री मुश्किल लगती है। समझे? समझे तो आगे बढ़िए, ठीक है? अब देखते हैं ग्रीन लाइट पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये रही ग्रीन लाइट, ये रहा ट्रायंगल पी ई क्यू ओ डी एंड आर, और पहली चीज ये डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। सो डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, हमें समझ में आ गया है कि ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम फटाफट लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ई डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। सो जैसे ही डी इज पैरेलल टू ओ क्यू हुआ, अपने आप हमने लिखा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, और ये है बीपीटी की मेहरबानी, क्योंकि ये था गिवन। ये हो गया। अब हमने लिखा दूसरा ट्रायंगल, हमने बोला दूसरा ट्रायंगल है जिसमें डी एफ इज पैरेलल टू है ओ आर, और ये रहा मेरा पिंकी ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल पी ओ आर, और इसमें है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर जो कि है गिवन, और इसकी वजह से मैं लिखूंगा पी डी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, और ये है बीपीटी की बदौलत। ये दो चीजें तो बड़े आराम से हो गई। अब इसका नाम है नंबर 1 और इसका नाम है नंबर 2, एज 1 फ्रॉम 1 एंड 2 हमें दिख रहा है पीडी अपॉन पीओ दोनों में कॉमन है, तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू
पी एफ अपॉन एफ आर, यहां तक कोई भी पहुंच सकता है। इसके बाद अगर आपको फाइनल आंसर बताना है जो कि है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं इट इज पैरेलल। और वो क्यों? क्योंकि कन्वर्स ऑफ ईपीटी यहां पे लग रहा है, क्योंकि रेशियो सेम है, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और रीजन क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप देख रहे हैं ना, अगर बीपीटी ये पैरेलल होता है तो ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, और अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो फिर ये पैरेलल है। तो यहां पे ये अपॉन इक्वल, ये रेशियो इक्वल हो गया है। दिस लाइन इज dividing the two sides of a triangle in the same ratio, that's why it is parallel to the third side, converse of BPT। कितने आराम से हो रहा है, कितने आराम से हो रहा है। यस, आगे बढ़े। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, रेड लाइट आ गई है, रिलैक्स करिए और हम देखते हैं कि इस रेड लाइट पे क्या हो रहा है। ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू। ओके, देख लेते हैं क्या पी, ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये आर और ये क्यू। तो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए बी सी दिख रहा है मुझे, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। बिल्कुल, कौन से ट्रायंगल की साइड से भैया? ये वाले ट्रायंगल की साइड से। ट्रायंगल पहचान लिया है, बीपीटी लगानी आती है, कोई बात नहीं। दूसरा है AC is parallel to PR। AC is parallel to PR। किस ट्रायंगल की साइड है? इस ट्रायंगल की साइड है, पिंक वाला ट्रायंगल, उसमें बीपीटी लगा देंगे। शो दैट BC is parallel to QR। BC is parallel to QR। ये हम तभी कर पाएंगे जब इस ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। और ये क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे, 2 बार बीपीटी लगाएंगे, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी करेंगे, बी इज इक्वल टू सी कर देंगे और बोलेंगे हो गया काम। क्योंकि अगर पैरेललिज्म पूछा है इसका मतलब रेशियो इक्वल करना होगा, अगर पैरेलल दिया हुआ है इसका मतलब रेशियो इक्वल है। तो बस 2 ही तो बातें, अगर पैरेलल दिया हुआ तो बीपीटी लग रही है, और अगर पैरेलल पूछा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रही है। आइए ग्रीन लाइट पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो लेते हैं पहला, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। सो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और ट्रायंगल है ये। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक और आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा जो मैंने ध्यान दिया। अगर मैं आंख बंद करके सीधा लिखना शुरू कर देता हूं तो कभी कभी मामला थोड़ी देर में जाके अटक जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें BC इज पैरेलल टू क्यू आर करना है, तो रिजल्ट पे एक नजर रहनी चाहिए, है ना। BC इज पैरेलल टू क्यू आर, तो BC और QR, इसको कलर अलग कर देता हूं मैं। मुझे BC और QR को पैरेलल करना है, और अगर इन दोनों को मुझे पैरेलल करना है तो मुझे OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR करना ही होगा। तो मैं हर चीज में OB अपॉन BQ और OC अपॉन QR लाने की कोशिश करूंगा। दिखाऊं कैसे? इन ट्रायंगल OPQ OB, हट, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP। वैसे भी मैं यही लिखता, लेकिन अब तो मैं श्योर हूं कि मुझे यही लिखना है। तो अरे मैंने AB इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू PQ, जो कि गिवन था वो तो लिखा ही नहीं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तो मैंने ये बोला है ना, ये पैरेलल है इसलिए ये, और ये है BPT की बदौलत। नेक्स्ट क्या होगा भाई? नेक्स्ट होगा इन ट्रायंगल OPR, ये वाला ट्रायंगल, AC इज पैरेलल टू PR, ये तो भाई गिवन है। कहां गया ये रहा, AC इज पैरेलल टू PR गिवन है। और अगर ये गिवन है तो फिर मैं उसी तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP, और ये किसकी बदौलत है? BPT। ये है सेकेंड पॉइंट, ये है फर्स्ट पॉइंट,
और यहां मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मुझे साफ नजर आ रहा है कि OA अपॉन AP रिपीट हुआ है, तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो चुका है, और यही तो मुझे चाहिए था। इसके बाद मैं सीधा सीधा लिख पाऊंगा कि BC इज पैरेलल टू QR, और रीजन होगा मेरा कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो अब देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ हम लोग टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने आप वो आउटकम आ जाता है जो हमें चाहिए। इजी भी है ये एक्सरसाइज, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब मुझे तो ये सीधा सीधा BPT की प्रैक्टिस लगी। जैसे बस आपको बैट लेके खड़ा कर दिया हो कि बॉल आएगी और बॉल आएगी और बॉल आएगी, और अब जब आएगी तो मारना ही है ना ठीक है, तो बिल्कुल BPT की प्रैक्टिस हो रही है। वहां पे पैरेलल देते हैं, हम BPT अप्लाई करते हैं, या फिर हम BPT अप्लाई करते हैं और फिर रेशियो को इक्वल करते हैं, प्रोपोर्शन करते हैं, और फिर बोल देते हैं पैरेलल है। पैरेलल से प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी से पैरेललिज्म, पैरेलल से प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी से पैरेललिज्म, यही चल रहा है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े। आई एम लाइकिंग इट, यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट। यूजिंग थ्योरम 6.1, लो जी, अब तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है BPT इस्तेमाल करो। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, मैं आपको रेड लाइट पे कुछ बताता हूं। एक थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपको याद हो, अरे 9th क्लास की बुक खोल के देखो ना। एक थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है पता है? ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ABCDE। So if DE is midpoint of AB and DE is parallel to BC, E is also the midpoint. एक तो ये हो गया। If DE is parallel to BC and D is the midpoint, तो E is also midpoint. अरे भाई midpoint क्या होता है? ये 1:1 ही तो है रेशियो। तो ये तो BPT तो इससे भी अच्छी थ्योरम है ना। BPT कम से कम ये तो बताती है कि मिड पॉइंट के अलावा अगर 1:3 हुआ तो भी 1:3। इस पैरेलल लाइन को ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये BPT बता रही है। मिड पॉइंट थ्योरम तो कम से कम ये बताती थी कि भाई बीच में रखो, अगर D मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो E भी मिड पॉइंट होगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल होगी BC के और उसकी हाफ भी होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मिड पॉइंट थ्योरम में थी। ये BPT तो उसकी भी अम्मा है इसमें तो मिड पॉइंट होने की जरूरत ही नहीं। इस पैरेलल लाइन को ऊपर नीचे कहीं पे भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट पे तो कम से कम बीच में रखना था। बट मिड पॉइंट की कोई भी क्वेश्चन को हम BPT से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या हुआ है कि भाई एक साइड पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर, मतलब ABCDE, और बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट है D और ये पैरेलल है। अरे जब वो पैरेलल होगी तो ऑब्वियसली AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC तो हो ही जाएगा। और जब ये D मिड पॉइंट है तो ये 1/1 आएगा, और जब ये 1/1 आएगा तो AE अपॉन EC भी 1 हो जाएगा, और जब ये बराबर हो जाएगा तो AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, EC ऊपर जाएगा तो, और जब AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा तो E भी मिड पॉइंट हो ही जाएगा। तो जो यहां हुआ है रेशियो 1:1 वो तो यहां होना ही था, और अगर वो यहां होना ही है तो E तो मिड पॉइंट होके ही रहेगा। कितनी आराम से छोटी सी बात पूछी है ना। कर दे, ग्रीन लाइट पे कर देते हैं इसको। आओ देखो, इन थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, ओह लिखा हुआ है रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। बहुत जोर से मारती है अंडर द बेल्ट की बुक रिकॉल करो कि तुमने 9th में पढ़ा है। ओके चलो हम कर लेते हैं फटाफट। ABCDE और ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, D मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एज वेल एज DE इज पैरेलल टू BC। ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जैसे हमने पैरेललिज्म देखा हमने फटाफट बोल दिया BPT के अकॉर्डिंग। नाउ AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DB, ये होगी
पॉइंट नंबर 2, ये हो गया पॉइंट नंबर 1. सो फ्रॉम 1 एंड 2 कलर चेंज. अब मुझे पता चल गया कि जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा. तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1. देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ई सी. देयरफॉर ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. तो साफ नजर आ रहा है कि भाई ये पैरेलल है तो बीपीटी अप्लाई होगी. बीपीटी अप्लाई होगी उसमें से एक रेशियो मिड पॉइंट है तो ये 1 के बराबर है. मिड पॉइंट होना पता है ना. ये दिस अपॉन दिस इज 1, मतलब दोनों बराबर है. 5/5, 6/6, 7/7 तो ये बराबर है तो ये 1 हुए. तो दिस इज इक्वल टू 1. अब अगर ये 1 हुआ तो फिर भाई 1 तो फिर तो ये भी 1 के बराबर हो गया. और अगर ए ई अपॉन ई सी 1 हो गया तो ए ई इज इक्वल टू ई सी हो गया. और अगर ए ई इज इक्वल टू ई सी हो गया तो ई तो फिर बिल्कुल बीच में है ना, तो मिड पॉइंट है ना, तो ई भी मिड पॉइंट हो गया. खत्म. यूं होगी है ना. तो ये है हमारी पीपीटी की महानता कि सारे क्वेश्चन बड़े आराम आराम से होते जा रहे हैं. राइट, बड़े आगे. तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन की तरफ हम आगे हैं. और 8th क्वेश्चन कह रहा है कुछ और. इन थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. ये बात नहीं आ रहे. रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th. अभी अभी जो पूछा है, यहां पे पूछा था कि ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो ई बताओ मिड पॉइंट है. अब पूछ रहा है ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल है बताओ. अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछ रहा है. सिंपल सी बात है. तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ए बी सी, यहां लिखेंगे डी, यहां लिखेंगे ई. दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी तो आ ही जाएगा क्योंकि दोनों 1 के बराबर है. और जैसे ये रेशियो बराबर होगा डी ई इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही कहता है ना. कितना मजा आ रहा है करने में. ज्योमेट्री ऐसे करिए, हंसते खेलते करिए. देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता, बस थोड़ा लंबा हो सकता है. मैंने गूगल किया, उसमें था मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, वो ऐसा करके टाइप किया, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया. डिफिकल्ट है क्यों? क्योंकि टूल्स अलग अलग लग रहे हैं और कौन सा टूल कहां पे लग रहा है ये वहां पे पता लगाना काफी मुश्किल है. तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको टूल ना पता हो. टूल नहीं पता तो आप गए, फिर तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि यहां पे मेरे को ये अप्लाई करना है और वो टूल ही नहीं याद आ रहा या नहीं, पता ही नहीं है, तो मामला ही खत्म हो जाएगा. टूल पता भी है तो फिर कौन सा टूल लगाना है वहां पे, यहां पे डिफिकल्टी आती है. बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. अभी हमारे लिए ये मक्खन है, बिल्कुल आराम आराम से होता जा रहा है. आइए बढ़ते हैं ग्रीन लाइट पे और इसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको. अब यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया हुआ है तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई में ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट है. तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी. सीधा क्यों लिखूं मैं, पहले लिख देता हूं डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स. So AD upon DB is equal to 1 is equal to AE upon EC. तो जब दोनों ही मिड पॉइंट हैं तो मतलब इनका रेशियो 5/5, 6/6, 7/7 ऐसे कुछ आएगा. इसका भी 10/10, 15/15 जो भी आएगा तो मतलब दोनों 1 आएंगे. तो जब दोनों ही 1 आएंगे तो मैं कह सकता हूँ AD बोल रहा हूँ और AB लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम AB है ना. AD अपॉन DB is equal to AE upon EC and therefore DE is parallel to BC. और रीजन क्या है हमारे पास इसका, एक ही रीजन है, कन्वर्स ऑफ BPT. तो जैसी रेशियो इक्वल हुआ हमने पैरेलल बोल दिया, पैरेलल दिया होता तो रेशियो इक्वल कर देते, खत्म. यही हम इतनी देर से कर रहे हैं, है ना. आगे बढ़े तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ. और 9th क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ ट्रेपीजियम. ओ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होता है भाई देख लेते हैं. ये होता है ट्रेपीजियम जिसमें ABCD 4 साइडेड फिगर है. AB इज पैरेलल टू DC है, ये नॉट टू प्रोपोर्शन है. तो एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होता है. और अगर वो एक पेयर जो पैरेलल नहीं है वो उसकी साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है, उसको कॉनकेव, शायद कॉनकेव ट्रेपीजियम बोलते हैं. मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको. ओके, सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC. तो दिख रहा है AB इज पैरेलल टू DC
एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ डायगनल बनाने इसके, तो ए पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। ये थोड़ा सा उलझा सकता है, लेकिन हमें और तुम्हें नहीं। ये उन बच्चों को उलझा सकता है जो सुन नहीं रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं, जो सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उलझा देगा ये। देखिए क्या क्या है इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, कहां कहां पे हमारी आंखें एकदम चील गिद्ध की तरह एकदम बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। ये क्या बोल रहा है, एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ, सीओ टीओ, देखो तोड़ के देखो, इस रेशियो को देखो, एओ बीओ सीओ डीओ। यू आर फ्री, आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है भाई। सीओ और बीओ को मूव करा सकते हैं, इनको मूव करा सकते हैं, डरिए मत, जो दे दिया है वो तो आ जाएगा, वापस मूव करा लेंगे ना। तो जब भी रेशियो होता है तो फ्रीडम होती है हमारे पास कि हम इसको क्रॉस मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ, हाँ अब ये थोड़ा दिख रहा है, इस ट्रायंगल का हिस्सा है ना। और बीओ अपॉन ओडी ये भी दिख रहा है। बट ये सब तो तब होता है ना जब कोई साइड पैरेलल हो। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, पहले तो इस रेशियो को ठीक करते हैं, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। ये भी प्रूफ कर लिया तो बाद में उल्टा पुल्टा करके ये लिख देंगे, राइट। लेकिन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए ना। तो यहां पे एक के ओ, एक क्यों ना एक डॉटेड लाइन पैरेलल बना दी जाए डीसी की, और फिर देखिए क्या मजा आएगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए के अपॉन के डी, आराम से हो गया। अब मुझे दूसरा करना है डी ओ अपॉन ओ बी, तो बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता अगर आप ठान ले तो। ये देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे बनेगी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। हमें रेशियो दिखाई दे रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि हम इसे कैसे करेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब एक साइड पैरेलल हो, एक लाइन पैरेलल हो एक साइड के, तभी तो वो डिवाइड करेगी ना अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो बीपीटी अप्लाई करने के लिए, वो पैरेललिज्म दिखाने के लिए, अब हमें वहां पे पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। और जब कुछ बनाना पड़ता है तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो जब भी कंस्ट्रक्शन आती है ना ज्योमेट्री के चैप्टर में, तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हो जाता है, क्योंकि अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और कहां करनी है, टूल को अप्लाई करने के लिए। आइए करके देखते हैं। ट्रेपीजियम बनाते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, और ये बना देते हैं हम इसके डायगोनल्स, इसका नाम रख देते हैं ओ। अब ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन ओ डी प्रूफ करना है, इस पे हमारी नजर रहेगी। कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए पहले तो बनाएंगे हम एक कंस्ट्रक्शन, इसका नाम रख देंगे हम के। तो अब हम बोलेंगे ए ओ, हाँ, इन ट्रायंगल ए डी सी, हम ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी के ओ इज पैरेलल टू डी सी, और ये हमने कैसे पाया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन, यस ये हमने किया, ये हमारे ऊपर है, हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं और ये हो जाएगा। अब हमें ए के अपॉन के डी पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, हमें ध्यान लगाना है कि हमें ए ओ अपॉन सी ओ मिल जाए। तो ए ओ अपॉन सी ओ कैसे मिलेगा, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए के अपॉन के डी, और ये कैसे आया, ये आया बीपीटी से। तो ये हमें मिल गया पहला रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें लाना है ए ओ अपॉन सी ओ तो ले आया, तो बी ओ अपॉन डी ओ भी लेके आना है, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ तभी आएगा जब
ये ए के अपॉन के डी किसी भी तरीके से मुझे बी ओ अपॉन ओडी के बराबर करना होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये अगर बी ओ अपॉन ओडी के बराबर होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। वही ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी। तो ये है हमारा ए जो इसके बराबर हो चुका है, अब इसको उसके बराबर करना। तो इसका मतलब मेरा पूरा फोकस होगा ए के अपॉन के डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, और ये मैं बड़े आराम से कर सकता हूं इस ट्रायंगल की मदद से। ये देखिए, ये रहा ट्रायंगल, ये देखिए। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डी बी ए, पहले मैं ये लिखूंगा ए के अपॉन के डी, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ए के अपॉन के डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। अब मुझे राहत की सांस आई, ये 1 ये 2, और फ्रॉम 1 एंड 2 ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, जो कि इससे थोड़ा सा अलग है। तो मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। तो यहां हम देख रहे हैं हम किस आसानी के साथ, कितने आसानी के साथ। देखिए ज्योमेट्री तो कहीं से भी मुश्किल नहीं लग रही है। मैंने पहले देखा कि बचपन में मुझे इतनी मुश्किल क्यों लगती थी, तो फिर वही बात कि बिना समझे, बिना उन फाइन स्टेप्स को जाने की क्यों कर रहे हैं, टीचर करके दे देता था। माफ करिए गुरुदेव, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, बट वो लोग सॉल्व कर देते थे। और सॉल्व जो भी टीचर कर रहा है सीधा सीधा, चाहे नेट पे कर रहा है, चाहे स्कूल में कर रहा है, चाहे कहीं पे भी कर रहा है, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। आपको सॉल्व करना सिखाना है, ना कि आपको सॉल्व करके देना है। सॉल्व के लिए तो सॉल्यूशन की बुक है ना, आप खरीद लेंगे, खुद देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 9th क्वेश्चन में, और अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं रेड लाइट में इसमें क्या है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सच दैट, ओहो हो एबीसीडी, ओहो हो ये देख रहे हो जो रिजल्ट अभी हमने पाया था। देखिए क्या पूछ रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये रहा आपका एक, मैं ट्रेपिज्म पहले ही बना रहा हूं, ए बी सी डी और ये और ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ये वही वाली बात है। बी ओ और सी ओ को ऐसे लेके जाएंगे, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये गिवन है, ये पिछली बार प्रूव करना था, ये गिवन है, ये है। तो बताओ कि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कब होता है, मतलब पैरेललिज्म प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ट्रेपीजियम कब होता है, जब एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, राइट। तो मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, तभी होगा ट्रेपीजियम। तो भाई ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो से फिर हम यहां पे एक लाइन बनाएंगे। हम बोलेंगे ए ओ अपॉन ओ सी, इसको बना देंगे हम इसके पैरेलल, ठीक है। ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए के अपॉन के डी कर देंगे, और फिर ए के अपॉन के डी बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे भाई ये तो फिर ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। हम ये करेंगे, नहीं समझ में आया? फिर से बोलता हूं, देखो रेशियो बराबर दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे बी, हम एक लाइन बनाएंगे पैरेलल इसके, ठीक है। के ओ इज पैरेलल टू डी सी बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन हम इसके पैरेलल नहीं बना सकते। अगर हमने के ओ को ए बी के पैरेलल बना दिया तो फिर बचा ही क्या क्वेश्चन में। फिर तो हमने मान ही लिया कि ए बी और डी सी पैरेलल है। नहीं समझ में आया? ये दो लाइनें जिन्हें हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अगर मैंने एक लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है, और मैंने बोल दिया इसके पैरेलल भी है, तो ये लाइन अगर इसके और इसके पैरेलल है, तो ये लाइन दोनों तो आपस में पैरेलल हो ही गई ना। तो ये तो प्रूफ करना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बस इतना ही बोलेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाए कि ये इसके पैरेलल भी है किसी वजह से, रेशियो की मदद से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के, तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, और बस हो जाएगा मेरा काम। कर दें? कर देते हैं। ग्रीन लाइट पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो क्योंकि ये ट्रेपीजियम बनने वाला है, इसलिए हम ट्रेपीजियम जैसी ही शेप से शुरू करेंगे, ताकि बाद में ऐसा हो ही ना कि ना बने। ए बी सी डी, ए सी को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ओ लिख दिया। अब हमें लिखना है ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ। ये आपको मजा आया? आप मेरे कमेंट करके बता सकते हो।
कि ये जो बात मैंने बताई कि ऊपर नीचे जा सकता है, उससे कितनी मदद मिली आपको, कितना रिलीफ मिला, आप मुझे ये जरूर बताइएगा। ये लेता हूं मैं एक लाइन पैरेलल बनाता हूं कि ए तो लिखूंगा के ओ इज पैरेलल टू डी सी, ये मैंने बनाई है, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब एओ अपॉन ओसी को देखते हुए एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू ऑब्वियसली ए के अपॉन के डी, ए के अपॉन के डी। ये कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सच दैट में एओ अपॉन ओसी, अब ये बीओ अपॉन डीओ होना ही होगा। इसका मतलब बीओ अपॉन डीओ, ए के अपॉन के, ये करना पड़ेगा मुझे। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि के ओ इज पैरेलल टू ए बी, ये नहीं बोल सकता। ये बोल दिया तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई एओ अपॉन सीओ या ओसी जो भी है, एओ अपॉन ओसी बीओ अपॉन ओडी के बराबर है। तो ये ए के, याद है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी। बट अब यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे बी इज इक्वल टू सी है, बी बराबर हो गया ए के, अब सी को भी बराबर करना है ए के, तो मैं बोलूंगा बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए के अपॉन के डी। भाई ए के अपॉन के डी ए ओ अपॉन ओसी के बराबर तो हो गया है, लेकिन ए के अपॉन के डी को होना पड़ेगा बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर भी, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही बराबर है, राइट। तो फिर ये कब होता है? ये तभी होता है जब के ओ इज पैरेलल टू ए बी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये तो तभी हो सकता है, लेकिन ये तो हो चुका है, तो फिर तो मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरा रिजल्ट आ गया है, क्योंकि के ओ इज पैरेलल टू डीसी, ये तो हमने बनाया था कंस्ट्रक्शन, और के ओ इज पैरेलल टू ए बी, ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। पी पता नहीं क्यों आया मेरा आखिरी में। ओके, तो देखिए कितने आराम से हंसते खेलते ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, टाइम टेबल आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैंने खुद ज्योमेट्री में इतना सफर किया है कि मैं आपको सफर नहीं करने दूंगा, इंग्लिश वाला। ठीक है, ये रहा पीसीएम का स्केड्यूल। शाम को मिलिए 6:30 to 8 मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ, और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यूं ही मजे मजे में। मिलते हैं 6.3 के लिए, जो कि एक अच्छी खासी हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज है। करेंगे साथ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है जब हम दोनों साथ में हैं। तो सी यू।